हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग आईपीसी की धारा 34 का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। धारा 34 आईपीसी की एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि आप लोग लगभग रोज ही अखबार में पढ़ते हैं और ये लीगल एग्जामिनेशन की दृष्टि से इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर ये आप ना समझ पाए तो यकीन मानिए आईपीसी के अंतर्गत आपका बहुत बड़ा लैकुना रह जाएगा और इसलिए इस धारा को समझना बहुत आवश्यक है। मैं कोशिश करूंगा कि बहुत आसान शब्दों में आपको ये आज धारा क्लियर कर पाए। धारा 34 का जो शीर्षक है, सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य। धारा की परिभाषा है, जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्ति द्वारा अपने सबके सामान्य आशय को अग्रसर करने में किया जाता है, तब ऐसे व्यक्ति में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है मानो वह कार्य उस व्यक्ति ने अकेले किया हो। इस धारा को समझने के लिए आवश्यक है कि जब कोई आपराधिक कार्य किया गया है तो उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति होने चाहिए और उन व्यक्तियों का आशय कोई आपराधिक कार्य करने का होना चाहिए और उस आपराधिक कार्य करने के लिए सबकी समान भागीदारी होनी चाहिए और उस आपराधिक कार्य करने के लिए उन सबकी अपराध करने से पूर्व एक पूर्व नियोजित योजना होनी चाहिए और उस पूर्व नियोजित योजना के अनुसार ही उनके द्वारा कार्य किया जाना चाहिए। तो बैंक में डकैती डाली जा रही है तो ये जरूरी नहीं है सभी ने डकैती डाली हो। उस डकैती डालने में जो कार्य किया गया है उसके अग्रसर करने में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। हो सकता है 5-6 आदमी हो, एक आदमी गेट पर खड़ा हो, एक आदमी कहीं दूर खड़ा हो सूचना देने के लिए, एक आदमी अंदर गया हो, एक आदमी ने किसी को कवर किया हो। तो लेकिन सबका जो योजना थी वो बैंक लूटने की थी। इस प्रकार धारा 34 को साबित करने के लिए ये साक्ष्य दिया जाना आवश्यक है कि अपराध कार्य दो या दो से अधिक व्यक्ति द्वारा किया गया है और इस अपराध कार्य को करने में सभी सक्षम थे और इस अपराध कार्य को करने में सभी की बराबर हिस्सेदारी है और इस अपराध कार्य को करने के लिए एक पूर्व नियोजित योजना थी। धारा 34 को स्थापित करने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि अपराध कार्य में सबने बराबर एक जैसा योगदान किया हो। सबका योगदान अलग अलग हो सकता है लेकिन अपराध स्थल पर उन सबकी भागीदारी होनी आवश्यक है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सामान्य आशय और समान आशय में क्या अंतर है। इसको समझने के लिए आपको मैं 2 लैंडमार्क जजमेंट बताना चाहूंगा। एक आईपीसी का लैंडमार्क डिसीजन है वरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्पायर का। इसमें कुछ व्यक्तियों ने डाकघर को लूटने की योजना बनाई थी। इसमें अपराधीगण डाकघर के पीछे वाले दरवाजे से घुसे और जो अपराधी है उसको स्पॉट पर पिस्तौल से ही पकड़ लिया गया था। तो जब मामला कोर्ट में गया तो अपराधी ने कहा कि मैं पिस्तौल लिए बाहर खड़ा हुआ था और मैंने तो हत्या की ही नहीं। हमारा हत्या करने का कोई सामान्य आशय थोड़ी था। हमारा तो सामान्य आशय जो है डकैती डालने का था, बैंक से पैसा लूटने का था। तो यहाँ पर न्यायालय ने उसकी ये जो बचाव की उसने तर्क लिया कि मैं तो पिस्तौल लिए बाहर खड़ा था और ना मैंने हत्या की और ना मुझे पता है। तो यहाँ पर उसका ये तर्क न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि सामान्य योजना के अनुसार कोई घटना और भी घटित हो जाए तो सबकी यही माना जाएगा कि उस घटना में सबने बराबर हिस्सेदारी की है और उसके तर्क को अस्वीकार करते हुए उसको न्यायालय ने सामान्य आशय के अंतर्गत धारा 34 के अंतर्गत सजा दी। धारा 34 में ही एक और इम्पोर्टेंट लैंडमार्क डिसीजन है वरेंद्र कुमार घोष बनाम किंग एम्पायर प्रीवी काउंसिल द्वारा निर्णित किया गया है। सन 1945 का केस है। इस बात के तथ्य इस प्रकार है कि ए और उसके कुछ साथी नाव में सवार होकर सरकंडे एकत्र करने जा रहे थे और जो सी है वो बी का पिता है जिसकी वो जमीन है। वो उनको रास्ते में मिला, उन्होंने उस पर से अपनी जमीन पर से सरकंडे एकत्र करने से मना कर दिया और
ए और के साथी नहीं माने। जब वो सरकंड एकत्र करके जा रहे थे तो ए ने उनको मना किया और वहां पर वाद विवाद होने लगा। डी आ गया वहां पर, जो डी जो है सी का भतीजा था, और उसने ए को पकड़कर धक्का दे दिया नाव में से। तो डी तो ए जो है अपने बचाव में जो जिसे नाव कहते हैं वो बल्ली ले आया 10 फीट की। तो डी ने देखकर घबरा गया और डी ने अपने बचाव के लिए वहां आवाज लगाई। डी की बचाव के लिए उसके साथी लोग ई और एफ वहां पर आ गए। तो जब स्पॉट पर पहुंचे तो बी जो है सी का लड़का, उसने ए को गोली मार दी और ई ने जो है ए के एक साथी एफ को घायल कर दिया। विचारने न्यायालय ने ई को एफ की हत्या के प्रयत्न के लिए दंडित किया। मामला उच्च न्यायालय में गया तो उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय का लोअर कोर्ट का ऑर्डर पलट दिया और ई को भी ए की हत्या के लिए धारा 34 के अंतर्गत दंडित किया गया। मामला प्री काउंसिल में गया तो प्री काउंसिल ने कहा कि लोअर कोर्ट का डिसीजन सही था, यहाँ पर धारा 34 का मामला बनता ही नहीं है। यहाँ पर जो है इनका कोई पहले से प्री मीटिंग ऑफ माइंड नहीं है। इन लोगों का आशय जो है केवल डी को बचाने का था और डी को बचाने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि उनके मस्तिष्क की पूर्व कोई मिलन हो। इस प्रकार सामान्य आशय और समान आशय में मुख्य अंतर यही है कि सामान्य आशय में मस्तिष्क का पूर्व मिलन प्री माइंड ऑफ द मीटिंग आवश्यक है, जबकि समान आशय में ऐसा कुछ नहीं है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। इसके बाद में वीडियो आप इसकी मत करना, इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी इसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। वीडियो पूरी देखना और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। सामान्य आशय से संबंधित कुछ सामान्य सवाल जो अधिकतर प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला सवाल है, सामान्य आशय का क्या अर्थ है? उत्तर है, पहला सबका एक समान आशय, दूसरा आपराधिक कार्य में उपस्थिति, तीसरा सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में भागीदारी, डी पूर्व नियोजित योजना और मस्तिष्क का मिलन। देखिए यहाँ पर सही उत्तर जो है डी है, पूर्व नियोजित योजना और मस्तिष्क का मिलन। सबका एक समान आशय जो है सामान्य आपराधिक कार्य में यूज नहीं होता है। आपराधिक कार्य में उपस्थिति जो बी है वो भी सही, इसका आंसर नहीं है। और सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में भागीदारी, ये जो है धारा 141 के अंतर्गत जब हम आएंगे जब समझाएंगे। फिलहाल जो सही आंसर है पूर्व नियोजित योजना और मस्तिष्क का मिलन। दूसरा क्वेश्चन है, सामान्य आशय निर्मित हो सकता है? आंसर ए लिखित करार द्वारा, आंसर बी मौखिक करार द्वारा, आंसर सी घटना स्थल पर उपस्थित द्वारा, आचरण डी आचरण द्वारा। देखिए सामान्य आशय का निर्माण जो हो सकता है वो तथ्य और परिस्थितियों के हिसाब से होगा और तथ्य और परिस्थिति जो है ये सामान्य आशय का निर्माण आचरण द्वारा हो सकता है। किसी व्यक्ति का पूर्व या पश्चात का आचरण, किसी पूर्व योजना में सम्मिलित होना और पूर्व नियोजित योजना के अनुसार उसका मस्तिष्क का मिलन और आपराधिक कार्य में उसकी भागीदारी, तो ये आचरण के अंदर आएगा। सही उत्तर होगा इसका डी आचरण द्वारा। तीसरा क्वेश्चन है, धारा 34 सर्जन करती है? पहला उत्तर विशिष्ट अपराध का, दूसरा उत्तर है बी आणविक दायित्व का, तीसरा उत्तर है सी संयुक्त दायित्व का। यहाँ पर जो सही उत्तर है बी है, धारा 34 विशिष्ट अपराध का सर्जन नहीं करती है और संयुक्त दायित्व का सर्जन भी नहीं करती है, आणविक दायित्व का सर्जन करती है। दूसरी वीडियो बनाएंगे जिसमें संयुक्त दायित्व और आणविक दायित्व में क्या अंतर होता है ये बताएंगे। प्रश्न है, धारा 34 की प्रयोज्यता के लिए आवश्यक है? पहला एक आपराधिक कार्य,
दूसरा है कम से कम 2 कार्य या अपराधों की एक आवली, सीरीज ऑफ एक्ट। देखिए, धारा 34 की आवश्यक है शर्त यह है कि कोई आपराधिक कार्य 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो, और जब एक आपराधिक कार्य में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति कोई आपराधिक कार्य करते हैं तो उन सब का कार्य अलग अलग होता है। तो उत्तर सही है कम से कम 2 कार्य या अपराधों की एक आवली, सीरीज ऑफ एक्ट, क्योंकि जो आपराधिक कार्य किए जाते हैं उसमें सबकी भागीदारी होती है और भागीदारी के हिसाब से सबका कार्य अलग अलग होता है। धारा 34 से संबंधित एक समस्या, ABCD पूर्व नियोजित योजना के अनुसरण में ATM लूटने गए, A कार में बैठा रहा, B सड़क पर खड़ा रहा, CD बैंक से अटैच ATM के अंदर गए और ATM लूट लिया। मौके पर पुलिस आ गई और CD द्वारा फायर करने पर पुलिस ने दोनों को मार गिराया, B पकड़ा गया, A कार लेकर भाग गया। A B का आपराधिक दायित्व बताइए। देखिए, चारों यहाँ पर पूर्व नियोजित योजना के अनुसार बैंक ATM लूटने गए थे। धारा 34 की शर्तें हैं कि 2 या 2 से अधिक कार्य, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, उन सबके द्वारा कोई आपराधिक कार्य किए जाना चाहिए और आपराधिक कार्य में सबकी सहभागिता होनी चाहिए, सबकी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो यहाँ धारा 34 की तीनों शर्तें पूरी होती हैं और A और B ये अपवाद नहीं ले सकते कि हमने लूटने में कोई सहयोग नहीं किया, तो उनका ये अपवाद मान्य नहीं होगा और A B का बैंक ATM लूटने के लिए दंडित किया जाएगा।